नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर अब इस चुनाव के आखिरी फेज़ के मतदान के दिन आपसे बातचीत करने के लिए एक बार फिर आपके साथ। ये सबसे ज़्यादा लंबा समय तक चलने वाला एक चुनाव था जिसमें 27 मार्च से शुरू हुआ ये सिलसिला आज 29 अप्रैल को जाकर पूरा हुआ। हालांकि फैसले 2 मई को आएंगे, लेकिन आज इस चुनाव में जिस तरह वोटिंग हो रही थी, जितनी सारी वोटिंग पर अलग अलग फेज़ में अलग अलग हमने रंग देखे, उन तमाम रंगों पर मुझे लगता है कि आज बात करने का दिन है। क्योंकि इस चुनाव की पूरी हम लोगों ने जितनी अभी तक जितना इस चुनाव को समझा है, जितना आप लोगों के साथ बातचीत की है, उन सब का आज मुझे लगता है कि एक थक जाने वाला दिन है। क्योंकि इतने दिन की बातें, इतने दिन के सब चीज़ों के बीच में एक रंग और ज़्यादा बड़ा हुआ जिसने कि चुनाव की वोटिंग पर असर डाला। पूरे चुनाव को हमने देखा, लोगों ने बड़े उत्साह के साथ बड़ी लंबी लाइनों में लगकर उस पूरे चुनाव की लड़ाई लड़ी। लेकिन एक चीज़ हमेशा जो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी शायद जो बंगाल की राजनीति, जो बंगाल के लोग हैं, बंगाल की राजनीति को जानते और समझते हैं, उन्होंने शायद इस बात को ज़्यादा समझा होगा। लेकिन वो लोग जो बंगाल के बाहर हैं लेकिन बंगाल की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, अक्सर हम लोगों के साथ सवाल जवाब करते हैं, मुझे लगता है उनको भी ये बड़ी हैरानी हुई होगी कि आखिर कोलकाता में क्या हुआ। जिस कोलकाता के भद्रजन, भद्र लोग पूरे बंगाल की राजनीति को तय करते रहे हैं, उन्होंने इस राजनीति के मूड को तय किया है, आखिर वो लोग क्यों वोट करने नहीं निकले। कोरोना को लेकर जितना डर रहा, क्या वो डर उनके अंदर पनपा या डर पनपाया गया, या उन्होंने वोट नहीं किया। आखिर वोट नहीं करने वाले लोग कौन थे, कौन हैं जो इस वोट करने नहीं निकले और जिनको इस पूरे परिणाम, जिनके ना आने से पूरा परिणाम प्रभावित होता है। लेकिन अगर हम लोग मुर्शिदाबाद या तमाम जगह, मालदा और वीरभूम, उस तरफ के जो ज़िलों में देखते हैं तो वहाँ परसेंटेज लगातार बढ़ता चला गया और पिछली बार से बहुत आगे की तरफ ये परसेंटेज बढ़ा। यूँ तो आप आज तमाम चैनलों पर ही देखने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर बंगाल का रिज़ल्ट क्या रहा। तमाम लोगों ने एग्ज़िट पोल देखा होगा। एग्ज़िट पोल में अलग अलग रुख के साथ लोग रहे हैं। वो लोग सीट वाइज भी बता रहे हैं, कुछ लोग सीट के साथ बता रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जितनी आप लोगों के साथ बातचीत की, मैंने आपको कोशिश की कि मैं ये समझा सकूं कि आखिर बंगाल के सोच में क्या अंतर आया है, बंगाल किस तरह बदला और हमने बंगाल को किस तरह देखा। इसमें सीट वाइज तो मैंने कभी एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि मैं इस तरह करता भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको उसकी चीज़ें, पुरानी चीज़ें, आज जब मैं घूम रहा था मानिक तल्ला के, उसमें मानिक तल्ला जो मार्केट की तरफ से जो बाज़ार है, बाज़ार से फिर जहाँ हम लोग बूथ पर गए थे, फिर आगे एक फूल बाज़ार जो वहाँ की तरफ, जब हम लोगों ने शायद फूल बाड़ी या फूल बाज़ार की तरफ, एक खूबसूरत चौराहे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक बहुत खूबसूरत बड़ी मूर्ति विशाल देखी, जिसमें बीच में तिरंगा फहरा रहा था। फिर उससे आगे उसी चौराहे पर आगे जाने के बाद स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और साथ में और हम लोगों ने अलग अलग मूर्तियां देखी। मैं उस चौराहे की बात इसलिए कर रहा हूं कि वहां मुझे आज फुटबॉल की दोनों तरफ से, दोनों तरफ, उस सड़क के इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ एक फुटबॉल की लंबी लाइनों के साथ लगे हुए लोग दिखे। क्योंकि आज चुनाव ख़त्म हो रहा था तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रहा था कोलकाता की, जो मुझे लगता है कि उस आपाधापी में जब इधर से उधर गुजरते हुए मैं छोड़ता चला गया। चाहे वो इस तरह की मूर्तियां हों अलग अलग जगह पर, आखिर क्यों बेलिया घाटा में इतनी ज़्यादा मूर्तियां महात्मा गांधी की हैं, फिर अलग अलग चीज़ें, जिस तरह वो बेलिया घाटा आए थे, रहे थे, उस तरह की इतिहास की कहानियाँ वो भी साथ साथ चलती रही। लेकिन आज चुनाव में जब लंबी लाइनों में देखा तो वो मध्यम वर्ग गायब मिला, वो भद्र लोग गायब मिला, जो पूरे बंगाल की राजनीति को यहीं से बैठ के गवर्न करता है। यानी पूरा कोलकाता ही पूरे बंगाल की राजनीति को तय करता है। लेकिन वो ऐसा लगा जैसे वो पर्दों के पीछे बैठकर डोरियों से हिलाता हो, यानी वो कठपुतलियों की तरह खेल रहा हो। क्योंकि आप बाकी तमाम जगह देख रहे हैं, वोटिंग हो रही है, लंबी वोटिंग हो रही है, लेकिन वो लोग यहाँ बाहर नहीं निकले जो लोग इस वोटिंग पर सबसे ज़्यादा बातें करते हैं। यानी जिनको इस राजनीति में बातचीत करने में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है, वो लोग वोट करने नहीं निकले। बाकी तमाम जगह पर काफ़ी बड़ा वोट हुआ। अब आज की सीटें, हम 35 सीटों पर बात करें। कोलकाता में जिस तरह से वोटिंग कम हुई, उसका असर जिस तरह से बीजेपी के पास 2
सीटें अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो जोड़ा सांको और दूसरी सीट श्याम पुकार की जो सीटें थी, मुझे लगता है कि वहाँ उस तरह से आज वोट नहीं पड़ा है, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट जो ममता बनर्जी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। यहाँ के पूरे हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो कोलकाता, चाहे वो नॉर्थ कोलकाता हो या साउथ कोलकाता हो, यहाँ ममता बनर्जी के अलावा माइनॉरिटी वोट, मुस्लिम्स वोट के पास और कोई नेता उनके सामने नहीं है। तो इसीलिए उनको इसमें कोई असमंजस नहीं था। उन्होंने अगर वोट किया है तो वोट पहले से ज़्यादा ताकत के साथ किया है, यानी जितना अगर नॉर्मल 80% वोट कर रहे थे तो आज वो 90% वोट करते हुए दिखाई दिए। ये बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा करता है। उसी तरह फिर हम लोग जब मुर्शिदाबाद की तरफ और बीरभूम की तरफ देखते हैं तो वहाँ भी वोटिंग परसेंटेज बहुत ऊपर तक चला गया, लोगों ने बहुत लंबी लाइनों में वोट किया। यहाँ कोलकाता में जो वोट पड़ा, नॉर्थ कोलकाता का जो वोट था, जो ये हिंदी बेल्ट का मैं बात करूँ, जो हिंदी भाषी लोग थे, क्योंकि कई सीटों पर ऐसा जिसको मिनी इंडिया कहा गया, यहाँ बहुत सारे लोग हिंदी स्पीकिंग थे। उसमें भी अगर हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक हिंदी स्पीकिंग मुस्लिम्स और दूसरा हिंदी स्पीकिंग हिंदू, जो बाकी तमाम लोग हैं, उनमें आप देखेंगे कि जो 20 से 30% आबादी जो मुस्लिम आबादी थी, उसने वोट को बहुत ताकत के साथ किया और उसने इस बात को समझते हुए किया कि उसके वोट की कीमत क्या है। दूसरी तरफ कोरोना का जिस तरह का फैलाव भी है, ये बात सही है, कोरोना जिस तरह से पूरे देश में डराता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है और लगातार बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि वो चीज़ बहुत ही डरावनी थी, बहुत ही खतरनाक थी और उसका असर यहाँ के लोगों पर कोलकाता में पड़ा, लेकिन बाकी सब नहीं, क्योंकि कोलकाता शायद यहाँ ये वो वर्ग था जिसको 2018 में पंचायत चुनाव में कुछ सहना नहीं पड़ा, या ज़्यादातर जिसने अपने आप को उन परिस्थितियों के साथ एडजस्ट कर लिया और उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी का साथ देने का जो उनकी एक परंपरा है उसको उन्होंने निभाने की कोशिश की। इसीलिए अगर हम इस फेज़ में नॉर्थ कोलकाता की सीटों पर भी बात करें तो यहाँ टीएमसी अपने इस हिस्से को बचाने में कामयाब लग रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बीरभूम की तरफ जाओगे तो अनुमंडल पर जिस तरह का शिकंजा कसा गया, जितना उन कैस्ट्रो या तमाम लोगों का जो वहाँ के इलाके में गुंडई को अपनी ताकत बना चुके थे और उसी को राजनीतिक सत्ता हासिल करने का हथियार मान रहे थे, वहाँ उसका असर पड़ा है और वहाँ एक तरफा बीजेपी आपको स्वीप करती दिख रही है। तो अगर हम लोग सिर्फ 35 सीटों की बात करें तो बीजेपी ने जो पिछली बार हासिल की थी 11 सीटें, मतलब हासिल करने का मतलब अग्रता हासिल की थी, वो उनकी संख्या बढ़ाती हुई दिख रही है, वो कमज़ोर नहीं है। अब हम पूरे उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आज चुनाव का आखिरी दिन है, आखिर वोटिंग हो चुकी है। अगर मैं कई सारे दर्शक पूछते हैं कि आपका आकलन क्या है, और आज चूँकि तमाम लोग एग्ज़िट पोल कर रहे हैं और तमाम लोग वो बता रहे हैं कि कैसे पोस्ट पोल है, उसमें किस किस सरकारें, चाहे तमाम चैनल हो, चाहे यूट्यूब पर जो लोग हैं वो तमाम अपने लोगों को बात कर रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमको सही बात और मुखर बात सुनने की एक आदत होनी चाहिए। वो भले ही आपकी विचारधारा से हो या नहीं हो, आप उसके साथ अपना विचार शेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं आज इसीलिए मतलब तमाम लोगों को और मेरे साथ जुड़े हुए लोगों का ये कहना था कि आप साफ नहीं कह रहे हैं, तो मैं उनको अपना आकलन आज साफ कर देता हूँ कि 2 मई को मेरी विचार से जिस तरह का मुद्दे रहे, जिस तरह की चीज़ें रही और जिस तरह लोगों की हवा दिखाई दी, उसमें 2 मई को यहाँ से ममता दीदी की विदाई तय दिख रही है। मुझे लगता है कि तीसरी बार टीएमसी सरकार नहीं बना रही है। इसके बहुत सारे कारण होंगे जो मैंने आपको लगातार गिनाए, उनके साथ मैंने ऐतिहासिक कारणों की उनकी व्याख्या की और साथ ही साथ उनको बताया जो मैंने समझा। ये एक बाहर से आए हुए आदमी का बंगाली कल्चर को समझने का एक छोटा सा प्रयास है, उसमें कई बार गलती भी होती है, लेकिन राजनीतिक तौर पर मुझे लगता है कि मुझे इस समय जो बदलाव की लहर एक दिख रही है, जो बदलाव करने की उत्कंठा दिख रही है, और लोग अगर आपका वोटर ये मान ले मरने के लिए तैयार हो जाए तो उस पार्टी की एक बड़ी विजय होती है। क्योंकि यहाँ बंगाल में इस तरह का राजनीतिक कल्चर कभी नहीं रहा कि यहाँ वो लोग बाहर आकर बोलें, ओपनली इस बात का विरोध करें। एक बात और कल बहुत इंटरेस्टिंग मतलब जो इस पूरे चुनाव में रही, क्योंकि हम अभी तक ये मान के चल रहे हैं कि उधर जो मुर्शिदाबाद, मालदा और उधर कांग्रेस अपनी ताकत से जितनी खड़ी हुई थी वो उसमें कमी आएगी और वो शिफ्ट करेगा पूरा का पूरा
जो ममता बनर्जी की तरफ। लेकिन एक दो घटना ऐसी हुई जिसमें हमको लगा कि सीपीएम का जो मुस्लिम काडर है, जो मुस्लिम वोट है, वो शायद उतनी ताकत के साथ वहाँ शिफ्ट नहीं कर रहा है। जो हिंदी स्पीकिंग मुस्लिम्स है वो भले ही हो, लेकिन बांग्ला भाषी मुस्लिम्स में भी कुछ शिफ्टिंग दिख रही है। वो शिफ्टिंग टीएमसी को खुश करने वाली नहीं है। वो शिफ्टिंग टीएमसी को हराने के लिए बीजेपी की तरफ भी जा सकती है और कांग्रेस की तरफ भी रुक सकती है। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि किस तरह से कल टीएमसी के एक नेता की कार से सीपीएम के एक काडर के आदमी की डेथ हो गई और वो मौत हुई, और उसके बाद फिर हुए झगड़े में कई लोग घायल भी हुए। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उनका इलाज नहीं हुआ, उनकी उस तरह से एफआईआर नहीं लिखी गई। ऐसा उन लोगों का कारण है। तो मुझे लगता है कि जो एक एंटी टीएमसी के खिलाफ जो मुहिम है, जो एक पूरा माहौल बनता हुआ दिख रहा था, उसमें ये लोग जो उसके साथ थे, ये माना जा रहा था कि हम पूरी तरह शिफ्टिंग मान रहे थे, ये उस शिफ्टिंग के बीच में रोड़ा बनते हैं। यानी टीएमसी जितने अपने नुकसान को कवर करने की ताकत के साथ दिख रही थी, वहाँ थोड़ा संकट हो सकता है और टीएमसी के समर्थक भी, भारी समर्थक भी वहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। सीपीएम के लोग वो शिफ्ट कर सकते हैं, बीजेपी को भी कुछ % वोट दे सकते हैं। ये बीजेपी की ताकत को और इजाफा करेगा। बाकी हम लोग आपको बता चुके हैं, इस 35 में से जो 11 सीटें मिली थी वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। कोलकाता नॉर्थ और साउथ कोलकाता में मुझे लगता है कि 4 या 5 सीटें ही बीजेपी के पास, 4 सीटें आ सकती हैं, क्योंकि वोट परसेंटेज कम हुआ है। इसका नुकसान बीजेपी को है, क्योंकि वोट परसेंटेज कम होने में लगभग 80% वोटर या 90% वोटर सिर्फ बीजेपी का वोटर था। इसमें वो गैर बांग्ला भाषी लोगों की ज़्यादा तादाद थी और ख़ासतौर से मल्टी स्टोरीज़ में रहने वाले लोग, उनकी भी बहुत बड़ी तादाद थी। क्योंकि बांग्ला भाषी जितने हिंदू हैं उनमें 50-50 करती हुई ममता बनर्जी दिख रही हैं। यानी उनके पास अपना 50% वोट है जो बंगाली हिंदू वोट है, लेकिन जो बाकी गैर बांग्ला भाषी वोट था वो पूरा का पूरा बीजेपी की तरफ शिफ्ट था। वो वोट कम करता है। उसने वोट इस कोरोना के उसमें ये मान सकते हैं कि इसका असर पड़ा है और इससे उनका वोट कम हुआ है। लेकिन अब हम अगर ओवरऑल की बात करें तो बीजेपी आती हुई दिख रही है। 2 सीटों पर हम लोग बात कर सकते हैं। नंदीग्राम एक ऐसी सीट है जिस पर हर कोई जानना चाहता है, हालांकि मैंने इशारा भी किया था अपने उसमें, लेकिन अब चूंकि बात तमाम दर्शकों के सामने खुलकर कहने की है तो मुझे लगता है कि नंदीग्राम सीट पर बीजेपी जीत रही है। वहाँ तुष्टीकरण पूरी तरह से, जो तुष्टीकरण का आरोप ममता बनर्जी पर लगा था उसका ध्रुवीकरण वहाँ दिखाई दिया। वहाँ जो हिंदू वोटर्स है लगभग 2 लाख के करीब, 1,90,000-80,000 के करीब हिंदू वोटर और 65 से 90,000 के करीब मुस्लिम वोटर था। उस पूरे की तरह मुस्लिम वोटर्स में से भी कुछ हिस्सा शुभेंदु अपने प्रभाव की वजह से, जो उनके परिवार का प्रभाव है, कांति में उसका भाई जिस तरह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड है, वो खुद उसके भाई एक एमपी है, खुद वो पार्टी का विधायक, और वहाँ से उसके पिता शिशिर अधिकारी वो भी एमपी। यानी उनका एक अपना नेटवर्क है, जो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे, जो उनके रिश्ते में आते थे लोग, जो उनके साथ जिनको उन्होंने मदद की अलग अलग समय पर, वो मुस्लिम वोटर भी 5 से 10% वहाँ शिफ्ट होता हुआ दिखा। यानी पूरे डिवीज़न के बीच में भी वो मेरी नज़र से मुझे दिखा कि जब मैंने वहाँ देखा तो वो लोग बात करते हुए कह रहे थे कि जो हमारे काम आता है हम उसके साथ रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक बड़े जीत के लिए बायस बनेगा और ममता बनर्जी वहाँ काफ़ी मार्जिन से हारेंगी, इतने भी क्लोज से नहीं, वो काफ़ी उससे हारेंगी। उस पर हम लोगों ने ये बताया था कि किस तरह से वो वहाँ बॉयल में जाकर बैठ गई थी और वो एक किसी हारते हुए उम्मीदवार की हो सकता है कि ऐसा एक हारता हुआ उम्मीदवार ही करता है, क्योंकि जिस समय आपको पूरे अपनी उसमें घूमना है कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप एक जगह जाकर बैठ गए हैं और वहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जबकि बूथ के अंदर ऐसा करना अलाउ नहीं होता। और फिर आखिरकार एक अधिकारी आता है, फिर वो आपको कहता है कि मुझे मेरी ड्यूटी पर दाग न लगाने दें। वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप एक हारी हुई लड़ाई लड़ती दिखी। ममता बनर्जी वहाँ भी हारती हुई दिख रही हैं और यहाँ भवानीपुर में अगर ये वोट पूरा पड़ जाता है, जो 7% वोट कम हुआ है, जब पूरे कंप्लीट डाटा आते हैं तो उस पता चलता है कि वो कम वोट पड़ा है। तो मुझे लगता है कि अगर वो वोट पूरा होता तो ममता बनर्जी बहुत आसानी से यहाँ भवानीपुर से हारती हुई दिख रही थी। अभी वोट के कम होने से मुझे लगता है कि थोड़ा ज़रूर दिक्कत हुई होगी,
लेकिन बीजेपी मुझे लगता है कि अभी भी मेरी नज़र में जोड़ासांको की सीट है, उस पर भी मुझे लगता है बीजेपी एक अच्छा काम कर रही थी और उसके पास वो जीत भी सकती है। एक रास बिहारी में मुझे लगता है कि उम्मीद है बीजेपी को, और बीजेपी उससे खुश भी थी वोटिंग से। तो ये वो सीटें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सीटें थी, लेकिन वहाँ बीजेपी दिखती है, जीतती हुई दिख रही है। इस पूरे में अगर मुझसे पूछा जाएगा तो चूँकि कोई भी पार्टी जब जीत की तरफ होती है तो वो कितनी ऊंचाई पर जाएगी, ये बहुत आकलन करना स्ट्रॉन्ग बहुत आसानी से संभव नहीं होता। लोग कोई भी संख्या बोल देते हैं, वो आ जाती तो कहते हैं कि हमने तो इतना कहा था। 2-4 ऊपर होता है तो उसको भी मान लेते हैं, क्योंकि 3% का आपका एक किसी भी जो एक आपका आकलन होता है उसमें उसको शामिल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि वो मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी 150 सीट से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। 150 सीटें उसको मिलनी चाहिए और ये सीटों की संख्या मुझे लगता है कि 170 तक जाकर रुक जाएगी, क्योंकि बाकी का जो वोटर है, जिस तरह का यहाँ की डेमोग्राफी है, उसमें इससे ऊपर जाना बीजेपी के लिए मौजूदा हालात में मुझे नहीं दिखता कि बीजेपी यहाँ इससे ऊपर आगे बढ़ पाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या कारण रहे, तो वो हम लोग बात कर चुके। मेरा ये भी मानना है, चूँकि बाकी तमाम चीज़ों पर मैं बात कर चुका, लेकिन मेरा ये मानना है कि 2019 जिसके डाटा पर बेस करके हम लोगों ने अपने इस आकलन की शुरुआत की थी, उसमें से 2019 से 2021 तक ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बना है। यानी ममता बनर्जी अपने उस वोट बैंक को वापस ला पाती, हालांकि वो उनका वोट बैंक नहीं था, वो चलता हुआ वोट बैंक था जो सीपीएम से और कांग्रेस से टूटकर बीजेपी को मिला था। अगर हम उसको देखते हैं तो लगता है कि ममता बनर्जी ने उसको लाने की कोशिश भी नहीं की और उसमें से कुछ वापस लौटता हुआ दिखा भी नहीं, क्योंकि 2019 से 2021 के बीच में अम्फान भी आता है और कोविड भी आता है। अम्फान में जिस तरह की लूट मानी गई, जिस तरह के पैसे, जैसे अम्फान की एक राहत का एक केस मुझे याद आता है जिसमें एक गाँव का नाम मैं आपको, सुंदरबन के इलाके का वो जो गांव था, जैसे जिसमें एक ही गांव प्रधान के जो जिनको सहायता राशि मिली 166 लोगों को, उनमें से 100 लोगों का नाम, उनका नंबर प्रधान का मोबाइल नंबर था और उसकी पत्नी का भी नाम उसमें शामिल था। यानी लूट जिस तरह हुई थी वो एक नया आपको अम्फान का मुद्दा इस बार बहुत हवा में रहा, तो उसके कारण भी थे। तो ये ममता बनर्जी के खिलाफ गया। ममता बनर्जी की सहायता से लोगों को बहुत मदद मिली हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को ये पेंट करने की कोशिश की थी कि ये केंद्र की तरफ से हमको नहीं मदद मिली। केंद्र की तरफ से जब घोषणा हुई उसको उन्होंने नाकाफ़ी माना, लेकिन लोगों के पास, जिनके पास खाना नहीं पहुंचा, जिनके पास इस पूरी टीएमसी के जो स्थानीय नेटवर्क, जो कि एक तरह से माफिया की तरह काम करता है, कि उन्हीं लोगों को सहायता दी जाएगी जो पार्टी के लोग होते हैं, बाकी पार्टी के लोगों को, गैर पार्टी के लोगों को उस तरह कोई मदद नहीं दी जाती। इस तरह के जो सिस्टम में जो इन्वायरमेंट तैयार किया था, वो लोग उसके अगेंस्ट वोट करने वाले हैं, वो लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो मुझे लगता है कि वो और कमी हुई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कोविड का फर्स्ट फेज़ में जिस तरह कोरोना यहाँ आया, उस तरह ना बेड तैयार किए गए, ना ऑक्सीजन तैयार किए गए, जबकि यहाँ आज भी ऑक्सीजन की उपलब्धता बाकी देश के मुकाबले बहुत अच्छी है। यहाँ 500 मीट्रिक टन का डेली लगभग प्रोडक्शन है और अभी तक 270-275 मीट्रिक टन की ज़रूरत है। अगर हम इसको देखते हैं तो आपके पास पूरी तरह से तैयार था, आपके पास पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन आप उसको कोविड के पहले आंधी में, जबकि जो पहली लहर आई थी, उसमें भी आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई थी। ये एक बड़ा कारण है। इसको अभी चूँकि बाकी तमाम लोग इस पर अभी गौर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनको उस समय के अखबार की सुर्खियाँ याद होंगी वो जानते हैं कि यहाँ बंगाल में उस लहर ने कितनी तबाही मचाई थी और उसको हैंडल करने में ममता बनर्जी लगभग उनके विरोधी हैं उनकी नज़र में नाकाम थी और आम आदमी को भी उसका फ़र्क पड़ रहा था। इसके साथ अगर हम लोग फिर देखते हैं कि कोविड के इस पूरे फेज़ में, यानी पिछले 1 साल में जो अभी तक हल्ला हो रहा है कि किस तरह से केंद्र ने विफल किया, वो किया, लेकिन केंद्र की तरफ से जो मदद के तौर पे दिया गया था और अपने आप क्या डेवलप किया गया, उसमें सिर्फ ये सोच सकते हैं कि जो ऑक्सीजन बेड बनाए जाने थे, जो वेंटिलेटर बेड की अलग बात है, जो ऑक्सीजन बेड बनाए जाने थे, उन बेड्स में जहाँ पूरे देश में लगभग 80-85 या 250 गुना बढ़ोतरी हुई है, यानी 60-65 हज़ार से वो बेड 1,85,000, 60-65 हज़ार, 70 हज़ार तक पहुँचते हैं। वहीं बंगाल में सिर्फ 1200, यानी एक साल में 1200 बेड सिर्फ बढ़ते हैं। यानी ये तैयारी थी उनकी, जिसके लिए उन्होंने कहा कि वो केंद्र से बेहतर इसको मैनेज करने में सफल रही। तो मुझे लगता है कि वो जिस तरह से उन्होंने
कोशिश की अम्फान और कोविड से निपटने की, वो उनके समर्थकों को कतई दिलासा नहीं दिया होगा और उनके खिलाफ जो वोट था उसमें संख्या में बढ़ोतरी हुई होगी। यानी जो स्विंग वोटर होता है, जो फ्लोटिंग वोटर है, वो उसको ज़रूर याद होगा कि किस तरह से उसको निपटा गया था। और 2 मई के बाद जिस तरह की उम्मीद की जा रही है, हालांकि ईश्वर ना करे उस समय तक यहाँ ना ऐसा हो कि बंगाल में इस तरह की हम लोग वो लहर देखें जो इस समय हम दिल्ली, मुंबई या महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, कर्नाटक में देख रहे हैं। जिस तरह का हाहाकार वहाँ मचा है उसके कोई भी रेशा यहाँ ना पहुँचे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन जिस तरह से वो बंगाल स्ट्रेन है, वो जिस तरह का इस समय तबाही मचा रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं, मतलब मुझे लगता है साइंटिफिक बात पर यकीन करना चाहिए और वो यहाँ आते हुए दिखेगा। उसकी कोई तैयारी यहाँ नहीं दिख रही। और बल्कि यहाँ तक कहा गया, मुझे जो मैं जिन दोस्तों से बात करता हूँ, कि ये जानबूझ के उन इलाकों में ये कहा गया कि एक अखबार के मालिक, जो हिंदी का अखबार है उसके मालिक खुद टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं। टेलीग्राफ का हाल हम आपको बता ही चुके हैं कि टेलीग्राफ की हेडलाइंस क्या होती हैं। यानी पूरी तरह से अगर यहाँ के मीडिया को देखें तो वो ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ दिखता है। और उसमें वो कई सारी खबरें इस तरह से, जैसे आप उनकी हेडिंग्स देखते हैं, उनको कोलकाता में देखते हैं, तो अगर आपको टेलीग्राफ को देखना होगा, उस तरह के अखबार को अगर आप देखेंगे, तो पूरी तरह से एक एजेंडे के साथ चलते हुए पत्रकार दिखते हैं। उनमें कहीं से कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई न्यूट्रलिटी की कोई गुंजाइश कहीं दिखाई दे। उसी तरह से अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो सनमार्ग है, जिसने ये डराया कि बीच में कहीं कहीं 2-2, 3-3 पेज यहाँ छाप दिए। ये एक सायास कहा गया है, ये आप लोग खुद से तय करें कि ये किस तरह का रहा होगा। लेकिन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो नज़र रखते हैं, उनके मुताबिक 2-2, 3-3 पेज पर उनकी आखिरी संदेश के जो छापने का मकसद ये था कि आप बाहर ना निकले, क्योंकि हिंदी वोटर यहाँ सनमार्ग को काफ़ी पढ़ा जाता हुआ अखबार है, उसके मालिक यहाँ से टीएमसी से चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो इस तरह के माहौल में हम लोगों ने इस पूरे चुनाव को होते हुए देखा। अब ये जिस तरह से मेरे एक ड्राइवर ने मुझसे पूछा, मैं आपको एक वो चीज़ बता सकता हूँ। जब मेरे ड्राइवर ने हमसे पूछा कि क्या बीजेपी नहीं आ रही है, तो मैंने कहा कि इसका कोई आप इसका क्यों पूछ रहे हैं, इतना कैटेगोरिकली सवाल की मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो हम लोगों को बहुत भारी हिंसा झेलनी पड़ेगी, ऐसा उन लोगों का कहना था। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि 2 मई को न केवल सरकार बदल रही है, बल्कि उसके बाद हो क्या रहा है ये भी देखना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि अगर बीजेपी यहाँ सत्ता में आती है तो एक बहुत लंबा, जिसको ये कह सकते हैं कि बहुत लंबी लड़ाई यहाँ होगी। एक बात और साफ कर दूं मैं कि कांग्रेस और सीपीएम को जो लोग 20 सीट की उम्मीद कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी दिन में तारे देख रहे हैं। ये दोनों पार्टियां मिलकर भी दाही का आंकड़ा छुएंगी, मुझे असंभव दिखता है। ये इनके वोट बहुत तेज़ी से कम होंगे, इनके वोट को कोई मैं नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ी है उसमें जो वोटर्स, जो हिंदू वोटर इन दोनों पार्टियों के, तो उसने उधर शिफ्ट किया है, और जो मुस्लिम वोटर थे वो टीएमसी की तरफ चला गया। इनके पास जो लोग बचे हैं वो मुझे नहीं लगता कि इस पार्टी की सत्ता, उनकी पार्टी को सीट दिला सकते हैं। सत्ता की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, हम लोगों ने लगातार बताया, उनकी रैली दिखाई। बल्कि जो सबसे पहला वीडियो आपको मेरे इस पर दिखेगा, मैं तमाम लोगों से कहूँगा उन्होंने वो शुरुआत से नहीं देखे। जितने लोग मेरे इस वीडियो को देखते हैं, यूट्यूब चैनल को देखते हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करता हूँ कि वो जाकर इसकी शुरुआती वीडियो देखें, क्योंकि उस समय तक आपसे रब्ता नहीं था, मैसेज डालना शुरू किया था, लेकिन बाद में आप लोग सब जुड़ते चले गए, तो आपने शायद पहले वीडियो नहीं देखे। जैसे कांग्रेस के एक उम्मीदवार को मैंने वहाँ, जब पुरुलिया में हम लोग थे, बलरामपुर में, तो उसको वो अकेले ही सभा करते हुए देखा। उसके बाद फिर मैंने आपको उसमें आपको वो वीडियो दिखेगा कि किस तरह से अब्बास सिद्दीकी किस तरह से सिर्फ 200 या 300 लोगों की भीड़ के सामने यहाँ वोट करता है। खड़गपुर से पहले एक विधानसभा पर वहाँ दिखा मोहम्मद सलीम और कांग्रेस के तमाम नेता। इसके अलावा कृष्णानगर में मैंने खुद आपको एक रैली दिखाई, जिसमें कि आना था उसको अधीर रंजन चौधरी को, जो सबसे ताकतवर नेता, बचे हुए बीजेपी कांग्रेस के नेता जिसको ताकत कहा जा सकता है, वो वहाँ 1000 लोगों की भीड़ नहीं थे। यानी पूरी तरह से ये बिल्कुल ही मुझे लगता है कि बिल्कुल सबोटाज हो गया और राजनीति उस तरफ चली गई। 2 मई के बाद मुझे लगता है बीजेपी जब सत्ता में आएंगी तो ममता बनर्जी इस बात की पूरी कोशिश करेंगी कि वो बीजेपी ये गलती करे कि वो कोई भी चीज़ को बांग्ला
के स्वाभिमान, बांग्ला संस्कृति या बांग्ला मानस के अगेंस्ट कहला कर सकें। हालांकि बहुत सारे लोगों का अनुमान है कि ममता बनर्जी केंद्र की राजनीति में जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ममता बनर्जी इसी जगह यहीं रहकर बीजेपी को गलती करने के लिए मजबूर या उनकी गलती को पकड़ने की कोशिश करेगी, जिसमें सबसे नाजुक पॉइंट होगा कि बंगाली अस्मिता का शब्द, क्योंकि जिस तरह से बंगाल में पॉलिटिक्स ही उनकी राजनीति जिंदगी का आधार होती है, उसमें ये चीज़ें। और अगर आप आज की भी कैंपेन देखते हैं, पूरी ममता बनर्जी की अगर मुझे कैंपेन को समेटना हो तो वो पूरी कैंपेन एक तरह के विखंडनात्मक राजनीति के प्रतीक तौर पर याद की जानी चाहिए। अगर उसको लिखना भी हुआ तो उसको ऐसे ही लिखा जाना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने देश के फेडरल स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाकर भी अपने लिए वोट का इंतजाम करने की कोशिश की। क्योंकि अगर आप देखेंगे, उन्होंने पूरी उसको बांग्ला संस्कृति, बांग्ला अस्मिता और बांग्ला भाषा उसके इर्द गिर्द बुना। ऐसा नहीं था कि उनके सामने जो चुनाव लड़ रहे थे वो पंजाबी को लाकर यहाँ रख रहे थे या तमिल को यहाँ ला के रख रहे थे या केरल के लोगों को ला के रख रहे थे। बांग्ला जो राज्य की चुनाव राज्य का है तो राज्य के लोग लड़ेंगे, लेकिन पूरी लड़ाई को उन्होंने उसके इर्द गिर्द रखा। तो लगता है कि जिस तरह से चुनाव खत्म होगा उसके बाद ममता बनर्जी की राजनीति का आधार यही होगा कि किस तरह से हिंदी या दूसरे तमाम लोग, चूँकि उन्होंने हिंदी पर बहुत ज़्यादा, अगर आप उनकी बात को गौर करते हैं तो वो उसके इर्द गिर्द उनके खिलाफ वो बुनती हुई दिखती हैं। उनकी पूरी कोशिश उस भाषा के या उस भाषा भाषियों के खिलाफ वो पूरा एक नेट तैयार करती दिखती हैं। और मुझे लगता है कि वो भी ये भांप चुकी थी कि वो चुनाव में जीत नहीं रही हैं। लोगों का गुस्सा उनके खिलाफ इतना ज़्यादा हो चुका है कि शायद वो चुनाव न जीतें। और ऐसी स्थिति में जब वो चुनाव नहीं जीत रही हैं तो वो चुनाव के बाद क्या करना है ये सोच रही हैं। ममता बनर्जी इस पूरे मसले में ये कोशिश करती रहेंगी कि कोई भी एक ऐसा नुक्स या कोई ऐसा नुक्स वो ढूंढ सकें बीजेपी के कार्यकाल में जो उनको बंगाली अस्मिता ने बांग्ला निजर में के चाहिए। यानी जो आप मेन थीम भी आप देखिए, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, ये थीम पूरी तरह से वो बताती है कि जैसे उन्होंने बंगाल के लोगों को ये समझाना चाहा कि जो दूसरी पार्टी है उसका बंगाली अस्मिता से कोई रिश्ता नहीं और वो बंगाल के नहीं है। ये एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स थी और मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स वो आगे तक करने की कोशिश कर रही हैं। और उसी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द अपने विपक्षी दल के होने के बाद अपना पूरा रणनीति उस पर केंद्रित करेंगी। वो कोशिश करेंगे कि बीजेपी कोई ऐसा काम करे जिसको वो ये बता सकें कि ये बांग्ला अस्मिता को नहीं जानते हैं, बंगाल को नहीं जानते और ये किस तरह से उनको नष्ट कर रहे हैं। इमोशनल राजनीति यहाँ का एक आधार रही है। आप लगातार डर, इमोशंस, इन सबको मिला जुलाकर बंगाल की राजनीति का कॉकटेल तैयार होता है। इतिहास की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अलग अलग समय पर करूँगा। बंगाल की भी बहुत सारी कहानियाँ हो सकती हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज के वक्त अगर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि 2 तारीख में वही आप लोगों को बता रहे हैं, 2 तारीख को ममता बनर्जी जा रही हैं। अगर वो ये नारा उनका आपको याद होगा प्रधानमंत्री का 2 मई या ममता बनर्जी गई, जिसको बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा, लेकिन 2 मई के बाद वो क्या करेंगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर मैंने आपसे डिस्कस किया कि वो किस तरह से अपनी राजनीति को यहीं बंगाल, कोलकाता में रह के और वापस आप उनके दौरों की संख्या बढ़ते हुए देखेंगे और हर जगह वो ये कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह भाषाई अंतर को और रीजनल अंतर को बड़ा कर सकें, क्योंकि उनको मालूम है अगर वो इसको करने में कामयाब हुई तो वो अपने एक बड़े वोट बैंक को हासिल कर लेंगी। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक अभी उनके साथ चिपका रहेगा, क्योंकि उसको बीजेपी से जिस तरह से दूरी है या बीजेपी से नफ़रत करने की हद तक, यानी उससे अलग हो जाने की हद तक वो जाता है, उसका भी आपको एक असर दिखाई देगा कि ममता बनर्जी उस वोट बैंक को रखते हुए बाकी वोट बैंक से काउंटर करने की कोशिश करेंगी। तो इस पर बीजेपी को मुझे लगता है कि 2 मई को अगर हम लोग किसी चीज़ पर बात करेंगे तो वो बीजेपी की जीत पर करेंगे। बहुत सारे चैनलों ने अलग अलग वो दिया है, उनका अलग अलग परिणाम रहे हैं। चूँकि मैं आपसे असम पर बात नहीं कर पाया क्योंकि मैंने आसाम बहुत पहले से पिछले चुनाव से लेकर कवर किया, मैंने विधानसभा में कवर किया और बंगाल और असम के बीच में एक बहुत अच्छा रिश्ता भी इस बार था, क्योंकि बंगाल में जिस तरह से बीजेपी ने CAA NRC का जिक्र तक नहीं किया, उनसे बचती रही, वहीं बंगाल में उसके नेता और ख़ासतौर से अमित शाह इसी पर वो तालियां बटोरते रहे। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। लेकिन मुझे लगता है बंगाल में, आसाम में बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं उसके बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
मैंने वहाँ जिस तरह से देखा था, जो माहौल पिछली बार तैयार था उस माहौल में बहुत कुछ अंतर नहीं है। और ये वहाँ का हिंदू जो वोटर्स है वो ये अच्छे से जानता है कि उसके अगर उसको अपने धर्म की या अस्मिता की बात करनी है तो उसके प्रोटेक्शन के तौर पर उस पर एक ही पार्टी उसको दिखती है। और इस काम को कांग्रेस ने खुद भी आसान किया जब उसने मुस्लिम जो डोमिनेटेड एरिया में और मुस्लिम अस्मिता की बात करने वाले और ख़ासतौर से बंगाली मुस्लिम के लिए जो पूरा एक नेट तैयार खड़े कर देने वाले जो AIUDF के साथ हाथ मिलाया। बदरुद्दीन अजमल के बेटे का वो बयान की आपको याद होगा किस तरह का वो बयान दिया गया था, जब उसमें उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ हम लोग जीतने के बाद क्या इस तरह करेंगे, एक लुंगी वाला ही मुख्यमंत्री बनेगा। इस सब ने बीजेपी को ताकत दी थी। और आसाम में इस समय अस्मिता का संकट और असमिया होने का संकट बहुत बड़ा है, क्योंकि राज्य की आबादी में 61-62% के करीब ही हिंदू रह गए हैं, जो कि वहाँ बहुत ज़्यादा बहुतायत में थे, और 34% के करीब वहाँ मुस्लिम वोट शेयर बढ़ा है। तो ये अपने आप में एक वहाँ पोलराइजेशन की तरफ बढ़ता है, वहाँ के नेताओं के बयान उस तरफ देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक सीट वहाँ भी बीजेपी के पास आने वाली है। केरल की राजनीति में अभी बीजेपी अपने आप को घुसाती दिख रही है, वहाँ LDF ही सत्ता रिटेन कर सकता है, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट ने कोविड के दौरान जिस तरह का काम किया है और राहुल गांधी वहाँ एक असफल उसके तौर पर दिखाई दिए। उन्होंने लड़ते हुए ज़रूर दिखे, भाषण करते हुए, रैलियां करते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि लेफ़्ट की सबरीमाला इशू को एक हैंडल करने के तरीक़ों को देखने के बावजूद अभी भी वहाँ मुझे लगता है कि लेफ़्ट इस बार आएगा। और जिस तरह हर बार राज्य सरकार बदलने की प्रवृत्ति के चलते हुए राज्य की लगा था कि राहुल गांधी अपने आप को एक राज्य जीतने के बाद राज्य के और वापस दिल्ली की राजनीति में अपनी धमक को अपनी पार्टी के बीच में, बाकी की पार्टी में नहीं, अपनी ही पार्टी में जिस तरह से अपनी धमक को बनाने में कामयाब होंगे, वहाँ भी मुझे लगता है कि निराशा होगी। तमिलनाडु हमेशा की तरह बदलते हुए में, हालांकि 10 साल से जयललिता का करिश्मा और उनके जाने के बाद उनकी याद ये काम करती रही है, लेकिन मुझे लगता है कि AIADMK का समय वहाँ पूरा होता दिख रहा है। मुद्दों पर चुनाव बहुत ज़्यादा मुद्दे उस तरह नहीं थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन एक चमत्कारिक नेतृत्व के बिना मुझे लगता है कि पन्नीरसेल्वम और पलनीस्वामी एक बहुत बड़ा कोई अपना बचा पाए हो, ये संभव नहीं दिखता है। स्टालिन और अजागिरी का झगड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव तक ये साबित हो चुका था कि करुणानिधि की पूरी विरासत इस समय स्टालिन को मिल चुकी है, यानी पूरा का पूरा वोट बैंक अब स्टालिन के पास है। अजागिरी अब कहीं दूर चले गए, हालांकि उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह का उनके अंदर मिसमैच हुआ बीजेपी और उनके बीच में, उसने उनको एक अवसर अगर मिलता तो वो भी ख़त्म किया। बीजेपी अभी तमिलनाडु में हताश दिखेगी, हालांकि केरल में उसका वोट शेयर काफ़ी बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। केरल में वो एक अगले चुनाव तक के लिए तैयारी करेगी, क्योंकि जिस तरह से हिंदू मुन्नानी संगठन या RSS के जो दूसरे संगठन हैं उनके लोगों पर हमले हुए और उन्होंने उन सबको बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या पर दिखाया भी, और वो आजकल पब्लिसाइज भी हो रहे हैं। तो उसके चलते फ्यूचर के लिए ज़मीन तैयार करती हुई बीजेपी इस बार नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेताओं ने वहाँ बड़ी बड़ी रैलियाँ की, स्वामी योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँचे, तो वो फ्यूचर की राजनीति के लिए बीजेपी के लिए एक बड़ी चीज़ हो सकती है। मुझे लगता है कि इन तमाम राज्यों पर बात की है और ये मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरह से राजनीति का आगे होगा। अब आज चूँकि हम लोग इस पर बात कर रहे हैं तो मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता है, हालांकि फिर वही लेफ़्ट ओरिएंटेड कवियों का एक बहुत बड़ा दौर रहा है, लेकिन मुझे लगा कि ये कविता आज आप लोगों के साथ इस मोड़ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि यहीं से फिर आगे की तरफ बातचीत करेंगे। कल के बाद आप एक बार 2 मई तक हो सकता है कि हम बंगाल की राजनीति पर चर्चा करते रहें, लेकिन अब 2 मई को ही एक बड़ी चर्चा करेंगे। इसके अलावा मैं अब दूसरे इश्यूज़ पर, दूसरे मुद्दों पर आपसे रोज़ बात करने की कोशिश करूँगा। बेहतर होगा कि आप, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप साथ रहेंगे और हम लोग उस पर अपने आइडिया, अपने सुझाव देंगे, तो मैं उन पर भी बात करूँगा, उनके सहारे बात करूँगा, लेकिन सिर्फ बंगाल पर बात नहीं होगी। ये मेरा जो आपसे वादा था, मैंने वो कोशिश की कि मैं उसको निभाऊं। जब से हमारा ये रिश्ता बना है कि बंगाल की ही राजनीति की चर्चा करूं। तो तोड़ना ही नहीं है सब कुछ, ये सुभाष मुखोपाध्याय की कविता है। सुभाष जी के बारे में आप तमाम लोग जानते होंगे और रणजीत साहा ने इसका अनुवाद किया है, हिंदी में अनुवाद किया है, तो मैं उसको सुना देता हूँ कि तोड़ना ही नहीं है सब कुछ। इस कविता का हालांकि लेफ्ट ओरिएंटेड एक जो थॉट है वो आपको दिखेगा, लेकिन मुझे लगता है आज के दिन ये कविता काफ़ी याद रहेगी। मत तोड़ो, तोड़ना ही नहीं है सब कुछ, खेती के लिए मिल जाए जितनी ज़मीन यहीं तक ठीक है, रेत की चिक चिक भाटा नहीं है,
देखो देखो इस छोटे से हरे भरे आंगन में ये बच्चे घुटनों के बल दौड़ रहे हैं, चोट लगने पर रोते बिसरते हैं, फिर गिर गिर कर उठ खड़े होते हैं, अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियों में कसकर थामे रखते हैं। हमारी आशाओं और हमारी खुशियों को हाथ खींच लेने पर वे थाम कर दीवार एक एक पाँव चलकर भरते हैं डग। भूल कर भी उन्हें मिट्टी में दबा न देना, मत तोड़ो, तोड़ना ही नहीं है सब कुछ। अब तक सूर्य के रंग से रंगा नहीं जा सका आकाश। यह रात जिसके नाखून सड़ गल चुके हैं, सिरहाने खड़ी अब भी पंजे नचाती। क्या पता अगर एक दो करती पंखुड़ियाँ ही खुलती जाएं, पास ही रहो, बाद में वे किसी पागल हाथी के पांव तले कुचली न जाएं। गुस्से में आंखें तरेरते तरेरते जो अब अंधे हो चुके हैं, उनकी नाक के आगे रख दो फूलों की थोड़ी खुशबू। मत तोड़ो, तोड़ना ही नहीं है सब कुछ। मौत चाहे जितनी भी बड़ी जान पड़े, मौत चाहे जितनी भी बड़ी जान पड़े, ज़िंदगी के मुकाबले वह बड़ी और बेहतर नहीं होती। जिन्हें नहीं आती रास आदमी की बनाई है दुनिया, जो ये कहते रहे हैं कि इस दुनिया में सिर्फ़ एक ही रंग है और वह भी सिर्फ खून का, भले ही उसे कई नामों से पुकारा जाए। ऐसे अंधभक्तों की चाहे जितनी बड़ी क्यों कर ना हो कतार, वह दम तोड़े कि न तोड़े, किसी नामवर कविराज को बुलाकर जल्दी दिखाओ उसकी डूबती नाड़ी। मत तोड़ो, तोड़ना ही नहीं सब कुछ, इसे और भी जी जलना लगाकर और इससे भी ज़्यादा गाढ़े और ताज़े रंगे से कोरो, सारी दुनिया को जोड़कर एक और बेहतर तस्वीर बनाओ, टांगने योग्य। ऐसे एक समग्र जीवन को घर में ठोर मिले, जो कहीं से टूटा फूटा ना हो और पूरी तरह भरा पूरा हो। तो सब कुछ मत तोड़ो। इसी के साथ आज और बंगाल की चुनाव की चर्चा का ये हमारा एक पूरा सिलसिला अब खत्म होता है। मैं उत्तर प्रदेश पर, पंजाब पर और तमाम लोगों पर बात करूंगा। उत्तर प्रदेश पर तो मैं ख़ास तौर से बात करूंगा क्योंकि उनकी तमाम विधानसभाओं को मैं इसी तरह जानता हूं जैसे खेत में उगने वाली फसल अपने खेत को जानती है। नमस्कार।